एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। पिछले 3 घंटे से आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं सबसे बड़ा और सबसे पहला ओपिनियन पोल। अब तक हम आपके सामने रख चुके हैं 3 राज्यों के डेटा, 3 राज्यों के आंकड़े। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके सामने कर्नाटक का डेटा हम रख रहे हैं। बीजेपी प्लस को 22 से 24 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और जेडीएस, कांग्रेस के खाते में यहां पर 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यह है कर्नाटक का ओपिनियन पोल, जहां पर टोटल लोकसभा की सीटें हैं 28, जिसमें से बीजेपी प्लस को 22 से 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के बाद अब बात करते हैं तेलंगाना की, और तेलंगाना का आंकड़ा क्या कहता है वो आपको बताते हैं। तेलंगाना में सीटों के मामले में बीजेपी के पास यहां पर 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना का डेटा आपके सामने। कांग्रेस के पास 9 से 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीआरएस के पास 3 से 5 सीटें और अदर्स के खाते में यहां पर 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और यहां पर देखिए, ये जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है ये तेलंगाना को लेकर है, सीटों को लेकर है, जहां पर बीजेपी के पास 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और आइए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ का डेटा जो क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी के पास किस तरीके से सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कुल लोकसभा की सीटें 11 और बीजेपी के पास 9 से 11, यानी कि किस तरीके से बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई सर्वे में नजर आ रही है वो आप देख लीजिए। कांग्रेस के खाते में महज 0 से 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं, यानी कि कुल 11 लोकसभा की सीटें और 9 से 11 सीटें बीजेपी के पास जाती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब रुक करते हैं सबसे ताजा डेटा का, सबसे ताजा आंकड़े का, जो आंकड़ा है राजस्थान का। तो राजस्थान का आंकड़ा क्या कहता है? एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे के मुताबिक वो आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं राजस्थान का हवा महल, और अभी आप देखेंगे राजस्थान की पहचान ऊंट, जिसके जरिए हम आपके सामने रखने वाले हैं आज का डेटा राजस्थान का सी वोटर सर्वे का। सबसे पहले हम बात करते हैं वोट फीसद की, यानी कि कितने परसेंट वोट किसके पास जाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के पास 57%, कांग्रेस के पास 34% और अदर्स के खाते में 9% वोट यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव में 57% वोट जाता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, सीटों के लिहाज से बात करते हैं। सीटें क्या कहती हैं, किसके पास कितनी सीटें इस सर्वे में जाती नजर आ रही हैं, यह भी राजस्थान की पहचान ऊंट के माध्यम से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बीजेपी के पास कितनी सीटें, कांग्रेस के पास कितनी सीटें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो रिवाज कायम रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव क्या कहता है। बीजेपी के पास 23 से 25 सीटें जाती हुई राजस्थान में नजर आ रही हैं। कांग्रेस के पास महज 0 से 2 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल लोकसभा की सीटें 25, जिसमें से 23 से 25 सीटें सीधे बीजेपी के पास इस सर्वे के माध्यम से जाती हुई नजर आ रही हैं। और आपको सीधे अब लेकर चलते हैं स्टूडियो, जहां पर मौजूद हैं संदीप चौधरी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये सर्वे हिंदी पट्टी के 3 राज्यों, उसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना के नतीजे आ गए। 5 राज्यों के नतीजे आ गए और इन्हें सेमीफाइनल माना जा रहा था, सत्ता का सेमीफाइनल। तो अब सबकी निगाहें टिकी हैं। 2.5 महीने का वक्त है। पिछले बार 2019 में 10 मार्च को चुनावों की घोषणा हो गई थी। आज की तारीख 23 दिसंबर की तारीख, तो आप गणित लगा सकते हैं, लगभग 2.5 महीने ही बचे हैं। तो मिजाज क्या है, लोगों की नब्ज हमने टटोली है सीधे इन 5 राज्यों में चुनाव के बाद। और जो तस्वीर आ रही है उसमें तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें लेकर बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। वहां पर तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। बाकी ज्यादा सूरत हाल में या सीटों के आंकड़े में कोई खास बदलाव होते
नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में जहां 25 सीटें जीती थी पिछली दफा बीजेपी ने, वहां 22 से 24। छत्तीसगढ़ में जहां 9 सीटें जीती थी वहां 9 से 11। और राजस्थान का जो ताजा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी और एक हनुमान बेनीवाल जो जीते थे लोकसभा चुनाव, वो भी बीजेपी के साथ थे। तो एनडीए के खाते में 25 की 25, बीजेपी के खाते में 24 सीटें गई थी। तो इन 3 राज्यों में कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में जबकि बम्पर जीत हुई, दुगनी से ज्यादा सीटें कांग्रेस बीजेपी से लेने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उसका असर लोकसभा में होता नहीं दिख रहा है। और चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक और आंकड़ा आपके सामने पेश कर दूं। जो वोट प्रतिशत है, बीजेपी के खाते में 57 और कांग्रेस के खाते में 34। अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 2% का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। 41.5% आई थी बीजेपी की वोट और 39.5% लगभग का आंकड़ा बता रहा हूं वो कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब ये फर्क लोकसभा में 23% का होता दिख रहा है और 2019 में ये फर्क दरअसल 25% तक आ गया था। चर्चा में मेरे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हैं यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वा जिन्होंने ये सर्वे किया है, प्रदीप सिंह इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, दबंग दिबांग हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से, गुलाबी नगरी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी बाकी आंकड़ों में मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन यशवंत, कोई खास बदलाव 2019 के मुकाबले 2024 की जो प्रोजेक्शन आप दिखा रहे हैं वो होता नहीं दिख रहा है। तो इसमें बड़ा हासिल आपने क्या पाया अपने सर्वे का? देखिए, बड़ा हासिल तो मैंने संदीप ये पाया कि जो स्प्लिट वोट फिनोमिना की हम लोग ने 2018 में रिपोर्ट किया था कि 2019 में 2018 के विपरीत आंकड़े आएंगे क्योंकि लोकसभा और असेंबली के वोटिंग पैटर्न्स अलग हैं। वो स्प्लिट वोट का फिनोमिना कंटिन्यूड है, न केवल कंटिन्यूड है बल्कि और ज़्यादा गहरा हो गया है ऐसा दिखता है, क्योंकि 2018 में हमने केवल उत्तर भारत के उन राज्यों की बात की थी जहां पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी हारी थी और लोकसभा में उन्होंने स्वीप किया। इस बार तो मामला उल्टा है, न केवल वो जीते हैं, उस जीत के फासले को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो फिनोमेना हम पहली बार देख रहे हैं दक्षिण भारत के जो कर्नाटक राज्य के, उसमें भी कर्नाटक जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की, ये बात सच है कि वहां पर बीजेपी ने जेडीएस को साथ में लाकर वोक्का लोगा वोटों को दोबारा से अपने पक्ष में किया है। वो एक राजनीतिक प्रबंधन और उसका हिसाब किताब ज़रूर है, लेकिन उसका लाभ सीधा उनको मिल रहा है। आप कान ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, अगर वोट और सीटों के मामले में लोकसभा और विधानसभा के बीच का गैप बिल्कुल ही अलग हो रहा है, तो चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, जहाँ जहाँ पे दरअसल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ये मंजर जब आपको नज़र आएगा तो वहाँ पर मसला कुछ और ही नज़र आने वाला है। इसमें अब 2 बातें दिलचस्प हैं। देखिए, अभी लोग विधानसभा चुनाव जो हुए यशवंत, 2% का ही अंतर था, लेकिन जो आपका ताज़ा सर्वे कह रहा है 39.5% जो विधानसभा में कांग्रेस ने वोट हासिल किए वो घटकर 34 हो जाएंगे। ठीक, तो ना सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक 5% घट रहा है, बल्कि जो अन्य के खाते में 19.25% वोट जाता दिख रहा था वो सिर्फ 9% रह रहा है और वो 10% सारा बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो कांग्रेस के खाते में से भी वोट जा रहा है और अन्य के खाते वाला 10%, आधे से ज्यादा वोट बैंक बीजेपी लिए जा रही है। जी बिल्कुल, और उसका दरअसल रीज़न केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इमेज या उनकी पॉपुलैरिटी, अब जिस तरीके से भी नापना चाहें, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव के समय हमने देखा था संदीप कि जब हम पीएम मोदी की लोकप्रियता की बात कर रहे थे वो अपनी पार्टी को मिल रहे वोटों से बहुत ज़्यादा आगे था। कारण उसका ये था कि वहाँ पर लोग
प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रिय जरूर मान रहे थे, लेकिन उतने बड़ी तादाद में वोट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन ये लोकसभा चुनाव का मसला है। यहाँ के पीएम की पॉपुलैरिटी और पीएम को मिल रहे वोट का एक कहीं ना कहीं कोरिलेशन कहीं ज़्यादा तगड़ा होगा विधानसभा चुनाव में पड़े हुए वोटों के लिहाज से। तो ये एक सीधा एक आप कह सकते हैं 2 हॉर्स रेस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म का इलेक्शन तो नहीं है संदीप, ये बात सच है। पर अभी क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई चेहरा नहीं है जी, तो वही वो 2 हॉर्स रेस के तौर पर प्रोजेक्शंस करना वो जमीनी हकीकत से कितनी जुड़ी हुई है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग है, ज़मीनी हकीकत से थोड़ा दूर है, क्योंकि सामने वैक्यूम है। लेकिन ये वैक्यूम में जो चेहरा आएगा उसमें अभी तक लार्जली जितनी बातचीत हो रही है उन चेहरों के बीच में से संदीप ऐसा लगता नहीं कि वो चेहरा आने के बाद में कोई विपक्ष के लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हमने उन सारे चेहरों को भी नापा है संदीप। ऐसा नहीं है कि हम केवल हवा में किसी चेहरे का कोई है नहीं, उस वैक्यूम को नाप रहे हैं हम। कहीं ना कहीं चाहे वो राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे खड़गे जी का नाम हो, या मैं उस बात पर भी आता हूं जी, उनको भी हम उस बात पर भी आऊंगा। लेकिन नया चेहरा भजनलाल शर्मा के रूप में अभय दुबे बीजेपी ने पेश किया है। अब डबल इंजन सरकार है, 2-3 महीने कैसा काम करेगी, क्या उसको भी आंका जाना अभी बाकी है। और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें, वहां जातीय समीकरण की बात करें, तो ब्राह्मणों को या राजपूतों को साथ लिया, लेकिन जाट, गुज्जर और मीणा उनको प्रतिनिधित्व ना देना। और जो हमने वोट प्रतिशत भी देखे थे, आदिवासियों में भी बराबर की पैठ दिखाई दी कांग्रेस और बीजेपी की, और मुसलमान सारे उधर चले जाना। इसको आप किस तरह से देखते हैं हमारी प्रोजेक्शन से, अगर आप इसकी तुलना करें? देखिए, जो CSDS लोकनीति का जो पोस्ट पोल सर्वे है उससे लगता है कि राजस्थान में जो ऊंची जातियां हैं और OBC जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत जमकर वोट दिया है। आदिवासी वोट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, कांग्रेस को थोड़े उससे बेहतर ही वोट मिले हैं। लेकिन OBC और ऊंची जातियों के वोटों को जुड़ के आदिवासियों की जो 2018 में कांग्रेस ने बढ़त प्राप्त की थी, भाजपा ने उसका पासा पूरी तरीके से वहाँ पर पलट दिया है। और लोकसभा चुनाव में परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है, मुद्दे बिल्कुल बदल जाते हैं। नेतृत्व का प्रश्न जो है वो उस तरीके से नहीं संसाधित होता जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में संसाधित होता है। तो वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी को और भी लाभ होगा, जो इन आंकड़ों में दिखाई पड़ रहा है। अब आंकड़े ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, थोड़े बहुत कमोवेश इसमें हो सकती है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में अगर इतना अंतर रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस एक भी सीट राजस्थान में जीत पाएगी। विजय, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, या जो छोटे छोटे दल भी हैं 18% एक वोट बैंक, क्या वो इतना चरमरा जाएगा, या अभी हमें इंडिया गठबंधन कोई शक्ल अख्तियार करता है, कैसी शक्ल अख्तियार करता है, उसका भी इंतजार करना चाहिए? उसका इंतजार भले ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे छोटे दलों का जिक्र किया, 10% करीब करीब वोट कम हो गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि विधानसभा चुनावों में जातिगत समीकरण, लोकल MLA, लोकल चेहरा, वो सब भी महत्वपूर्ण होता है कि कई बार वहाँ पर वो जीत जाते हैं। जैसे खीवसर में हनुमान बेनीवाल जीते, ज्योति मिर्धा जो नागौर में जाट नेता रही और भारतीय जनता पार्टी में आई, वो हार गई, वहाँ पर वो सांसद भी रही हैं। तो छोटी छोटी पार्टियाँ विधानसभा चुनावों में अपने अपने जो ब्लॉक्स हैं उसमें वोट लेती हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो ये 2 पार्टी जैसा चुनाव हो रहा है, मोदी वर्सेस अदर्स है, तो उसमें वो जातिगत समीकरण या जो छोटी छोटी पार्टियां उनका कोई रोल नहीं रहेगा। और जहाँ 23% वोट का फर्क आ रहा है मोदी के चेहरे के साथ, भजनलाल जी का आपने जिक्र किया, लेकिन भजनलाल जी इस इलेक्शन में इंपॉर्टेंट ही नहीं है। नहीं, इसमें दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के वोट बैंक में 5% की गिरावट, वो यानी कि कांग्रेस अपना विधानसभा का वोट बैंक भी बरकरार नहीं रख पाई। वो इसीलिए ना, क्योंकि वहां पर वो विधानसभा में जो बरकरार था वो उसके कुछ कैंडिडेट्स को लेकर भी था, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो कैंडिडेट भी बेकार हो गए। और वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और वहां बीजेपी में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो वो कितना उसको आगे बढ़ा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए छोटे, मैं समझ रहा हूँ कि यदि ये जो परसेंटेज है वो और कम हो जाएगा आपकी जो छोटी पार्टियों का। वसुंधरा फैक्टर, खुराफात, घमासान, अंदरूनी कलह, वो सब कुछ नाराजगी, वो फैक्टर इन लगता है आपको? वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्शन, और राजस्थान वैसे भी मैं हमेशा जिक्र करता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत गढ़ में से है। हम आपको याद हो विधानसभा चुनावों में मैं कह रहा था कि नेतृत्व का कोई वहां फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संगठन वाला, भारतीय जनता पार्टी के संगठन वाला प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा। 10 साल पहले तक वहां 13, 12,
लेकिन बहुत 14, बड़ा 11 बदलाव, वो बहुत वाली बड़ा लड़ाई भी बदलाव, होती थी। हाँ बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। और जहां 23% का फर्क है, मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट किसी दूसरी पार्टी को मिलने की संभावना हो सकती है। जो एक नागौर सीट थी और एक ईस्टर्न राजस्थान में दौसा या भरतपुर में से कोई सीट हो सकती थी, लेकिन 23% का जो वोट डिफरेंस है, यदि हम ओपिनियन पोल को सही माने तो 25 की 25 सीटें, यानी 100% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और होने ऐसे में वाली है। प्रदीप सिंह, कांग्रेस ने जो कुछ कदम उठाए भी हैं, कुछ सुधारात्मक भी और सकारात्मक भी। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, कमलनाथ को वो बागडोर खींच ली गई। राजस्थान को लेकर अभी गेम प्लान क्या है वो सामने नहीं आई कांग्रेस नहीं, की। लेकिन गेम प्लान सामने आ भी जाए तो लोकसभा चुनाव में उसका असर नहीं पड़ने वाला। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन किए हैं, वो उसका असर लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाला। ये मोदी का चुनाव है। देखिए, लंबे समय तक आज़ादी के बाद से 1952 से लेकर पर 10 साल डबल एंटी इनकम्बेंसी भी मुंह बाय खड़ी है प्रधानमंत्री मोदी के लेकिन सामने। कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही है। उसकी नाराजगी कम से कम अगर जो ओपिनियन पोल है उसमें दिखाई देनी चाहिए थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी नाराजगी है, उसकी वजह से बीजेपी के वोट कम यहाँ हो रहे पर हैं। जो यहाँ तो मुद्दे बीजेपी हैं, के वोट बढ़ रहे नहीं, हैं। मुद्दों को भी हमने खंगालने की कोशिश की तो 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? राजस्थान में 41% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बेरोजगारी और जातीय जनगणना 10% कह रहे हैं। बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा भी मान रहे हैं। और डबल इंजन सरकार तो बीजेपी की, और 57% लोग बीजेपी को पहली पसंद मान रहे हैं। ये जेल करती है फिगर? नहीं, ये देखिए, एक बेरोजगारी वाला मुद्दा ऐसा है जिस पर अब वो जमाना नहीं रहा कि एक रूलिंग पार्टी और बाकी सब जो है अपोजिशन पार्टी, कि अपोजिशन पार्टी जो है वो ये मुद्दा बनाए और रूलिंग पार्टी के खिलाफ बने। सब पार्टियां या तो कहीं न कहीं जो है वो रूलिंग रह चुकी हैं या हैं। तो इसलिए, और बेरोजगारी का मुद्दा जो है, रोजगार का मुद्दा जो है, केंद्र और राज्य दोनों का साझा है। दोनों कटघरे में खड़े होते हैं, दोनों उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए सवाल ये नहीं होता है कि बेरोजगारी है या नहीं। बेरोजगारी है, नहीं, पर इसमें 2 कोई शक करोड़ नहीं है। रोजगार का की बहुत वो हुई, सब- बेरोजगारी सब की मार। देखिए, 2014 का वहाँ- नारा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो- ये तो वादे वो केंद्र आप- की तरफ से किए गए थे। आपके सारे तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर में बात आती है नियत पर, कि इनकी नियत ऐसा करने की है कि नहीं। अगर लोगों को लगता, फिर दूसरी बात आती है परसेप्शन की, कि लोगों की धारणा क्या है। लोगों को लगता है कि ये ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो यही कर सकते हैं। ये जब भाव आता है, तब ये मुद्दा जो है उसका असर, उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। वही मोदी के साथ हो रहा है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी, 7 नए चेहरे भी खोजने होंगे बीजेपी को। 7 अपने सांसद, अब तो वो तो विधायक हो गए। नहीं, देखिए, अगर आप देखिए विधानसभा चुनाव के जरिए मोदी ने लोकसभा की अपनी जो सूची है Sorted उसको इसको जो है उसकी छटनी पहले से कर दी। मंत्रिमंडल की भी कर दी है। 2024 का मंत्रिमंडल जो है उसमें से बहुत से लोगों को पहले ही बाहर कर दिया है। हाँ। तो ये तैयारी साथ साथ चल रही पर है। ये क्या कुछ अंदरूनी कलह में भी तब्दील होगी? एक और सवाल हमने पूछा कि शिवराज और वसुंधरा, हम मध्य प्रदेश की बात भी कर लेते हैं इसमें साथ में। शिवराज वसुंधरा को सीएम नहीं बनाने का फैसला सही या गलत? सही कहने वाले 52%, लेकिन गलत कहने वाले भी 33% हैं, 1/3 लोग। जी हाँ, जरूर गलत कह रहे हैं, पर मेरे ख्याल से गलत कहने वाले बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं। हाँ। और जो सही बता रहे हैं उसमें बीजेपी के होंगे, हाँ, कांग्रेस के 34% तो कांग्रेस का वोट बैंक है। बिल्कुल, वो भी उसमें ज़रूर हिस्सा ले रहे होंगे। पर देखिए, जो बात प्रदीप जी कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट वाली, ये एक बहुत गंभीर बात है और इसको मेरे ख्याल से सही तरीके से समझा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आज जो इसको बड़ा मुद्दा बनाती है। आप इस मुद्दे को लेकर आप ज़मीन पर कोई भी पार्टी लड़ती दिखाई नहीं देती है। और अगर आप आंकड़े देखें तो 7% से बढ़कर 10% हो गया पिछले 1 महीने में, जब ये आंकड़ा आया है बेरोजगारी का। उसके बावजूद आप वो ट्रैक्शन नहीं बना पाते हैं, और ये एक बड़ी त्रासदी है जो राज्य दर राज्य दिखते हैं। और अगर आप राजस्थान की अभी बात, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। जी आप देखिए, तो यानी वो एक तरीके से साफ कह रहे हैं कि यहाँ आप नहीं रहेंगे। तो आपके आपस में जो अंदर, मैं वही सवाल जो प्रदीप सिंह से पूछ रहा था कि भाई आपकी आगे की दशा और दिशा क्या होगी, कौन सा नेतृत्व होगा, क्या वो रोड मैप तैयार भी है? मध्य प्रदेश में दिख रहा है, राजस्थान में कहाँ है वो?
जी हाँ, बिल्कुल। तो आपकी जो छोटी छोटी चवन्नी की लड़ाइयाँ हैं, उसके चक्कर में आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हारते हैं। तो एक वही चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। अगर उनको वहाँ बना दिया गया तो साफ है, उन लोग कह रहे हैं कि भाई अब राजस्थान में इनको साफ रखिए और अब राजस्थान को हम लोग कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ में। बल्कि मनीष है मेरे साथ, मैं अभी इसको आगे बढ़ाता हूँ। मनीष, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बना दिए गए हैं, तो इसके संकेत क्या हैं? नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वाली वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो जिम्मेदारी भी नहीं, उनको छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है कि भैया जाइए रायपुर, जयपुर नहीं, रायपुर में थोड़ा सा आप पैर जमाइए। संदीप, इसका एक संकेत बिल्कुल साफ है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके राजस्थान में बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया है और उन्हें कहा गया है कि आप जाइए और छत्तीसगढ़ संभालिए। इसका संकेत एक ये भी है कि आने वाले दिनों में अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तो निश्चित तौर पर वो गहलोत खेमे का ही होगा और नेता प्रतिपक्ष भी यकीनन गहलोत खेमे का होगा। तो ऊपरी तौर पर जो दिखाई दे रहा था कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटने वाले गहलोत कमजोर पड़ गए, लेकिन जो आप ताजा अभी का जो सामने आया है कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे, तो उससे तो ये साफ है कि गहलोत अभी भी अपने मजबूती से पैर राजस्थान में जमाए हुए हैं और वो जो चाहते हैं वही आला कमान करने को मजबूर है। तो ये कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर एक युवा चेहरे को राजस्थान से लोकसभा चुनावों के पहले हटाया जाता है और खास तौर पर उसके पीछे एक बड़ी मार्शल कौम जो गुर्जर समुदाय है, अगर वो उसके साथ है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक और खतरे की घंटी है। जी संदीप। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है, कांग्रेस संगठन में फेरबदल किया गया है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो प्रभार संभाल रही थी, अब उनकी जगह अविनाश पांडे ने ले ली है। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बता ही चुका हूं, सचिन पायलट, उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। रमेश चन्नीथल्ला को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है और मोहन प्रकाश बिहार के प्रभारी बना दिए गए हैं। और मोहन प्रकाश की जिम्मेदारी विजय त्रिवेदी फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। नेशनल जो अलायंस कमेटी एक बनी है 5 सदस्यों की, मुकुल वासनिक उसके कन्वीनर हैं, संयोजक, उसमें मोहन प्रकाश है और केसी वेणुगोपाल वो संगठन महासचिव बने रहेंगे। ऊपर वैसा का वैसा ही, राज्यों में कुछ बदलाव के संकेत, बड़ा बदलाव है। और मोहन प्रकाश जी को मैं समझता हूँ बिहार के प्रभारी बनाने के साथ साथ जो जिम्मेदारी गठबंधन के लिए दी गई है वो उसके लिए उपयुक्त लोगों में से वो एक ऐसे नेता है जो सबके साथ चलकर, और राजनीति के बड़े धुरंधर लोगों में से, पुराने लोगों में से। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, इसमें जोड़ दूं, प्रियंका गांधी जी के लिए जो किया गया है कि उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जहां पर प्रियंका गांधी जी को लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं पूछना चाह रहा हूं ज्ञानेंद्र, ये बताइए, ये फेरबदल ये संकेत क्या देते हैं? और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को भेजा गया है, और अविनाश पांडे कोई भारी भरकम कद्दावर नेता नहीं है कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस संगठन में जरूर वो कद्दावर नेता है संदीप जी। अविनाश पांडे इससे पहले राजस्थान के प्रभारी रह चुके हैं, जब पिछले चुनाव में राजस्थान में सरकार बनी थी कांग्रेस की। हालांकि वहां पर फिर गहलोत बनाम पायलट के झगड़े में निशाने पे वो आ गए और फिर उन्हें राजस्थान से झारखंड भेज दिया गया था। अब दरअसल कांग्रेस में अगड़े वोट बैंक, चाहे बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस अगड़ा वोटरों पर फोकस कर रही है। इसीलिए बेशक अध्यक्ष भी अगड़े समाज से है, भूमिहार जाति के हैं, इसके बावजूद एक ब्राह्मण को प्रभारी बनाया गया है। और पर प्रियंका गांधी का पीछे हट जाना है, इसमें क्या संकेत छिपे हैं? बिल्कुल संदीप जी, मैं उसी बात पर आ रहा था कि प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ही इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से वही कयास लग रहे थे कि उनका अगला रोल क्या होगा। लेकिन साफ तौर पर प्रियंका के नजदीकी सूत्रों की अगर हम बात करें तो प्रियंका अपने लिए संगठन महासचिव की भूमिका कहीं ना कहीं चाहती थी, लेकिन संगठन महासचिव के पद पर केसी वेणुगोपाल बरकरार रखे गए हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश से हटाकर किसी छोटे राज्य में प्रियंका गांधी को भेजना सही नहीं समझा कांग्रेस लीडरशिप ने, इसलिए उनके पास फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार में सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगी, अग्रिम पंक्ति में वो पूरे प्रदेश में, देश भर में प्रचार करेंगे। हालांकि कोई ये नई बात नहीं है, वो वैसे भी पार्टी के लिए हर चुनाव में प्रचार कर ही रही है। जी, तो स्टार प्रचारक की भूमिका में रह जाएंगी, पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं रहेगा प्रियंका गांधी वाड्रा के पास।
बिल्कुल संदीप जी, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि प्रियंका गांधी को किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। और कांग्रेस में जब हम लोग पूछते हैं कांग्रेस लीडरशिप के आसपास और गांधी परिवार के आसपास के सूत्रों से, तो यही बताया जाता है कि प्रियंका गांधी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। हालांकि मुझे लगता है कि उनको लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर के कोई आधिकारिक अगर जिम्मेदारी दी जाती तो उसका भी जिक्र इस चिट्ठी में होना चाहिए। ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा कि प्रियंका गांधी को किसी भी राज्य की जिम्मेदारी या कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर लेकिन बड़ा बदलाव है और उसमें हेडलाइन अब यही बन रही है कि प्रियंका के पास कोई जिम्मेदारी नहीं, और जिम्मेदारी जिन नेताओं को दी गई है उसमें सचिन पायलट एक बड़ा नाम है जिनको कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। तो जैसा मनीष कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, तो सचिन पायलट की राजस्थान में जो वो दबदबा था, बस अब वो रायपुर वो संभालेंगे। अशोक गहलोत का जादू चला है, उनका दबदबा कायम रहेगा राजस्थान की कांग्रेस में। संदीप जी, आप कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं। अशोक गहलोत भी इससे पहले गुजरात के प्रभारी थे और इसके बाद फिर वो संगठन महासचिव बने थे। लेकिन जब राजस्थान में चुनाव आया वो सक्रिय हो गए, अपने हिसाब से टिकटें भी बंटवाई और फिर जब कांग्रेस को बहुमत मिला मुख्यमंत्री बन गए। सचिन पायलट को अब राजनीति में काफी वक्त हो चुका है, जरूरी नहीं है कि वो जयपुर में टिके रहे और तभी वहां कोई विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी थोड़ा बनाया गया है ज्ञानेंद्र, उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है ना। संदीप जी, मैं आपको पहले की बात आपको याद दिला रहा हूँ कि अशोक गहलोत को पहले गुजरात का प्रभारी बनाया गया था, बाद में संगठन महासचिव बने थे। लेकिन जब सरकार बनने की नौबत आई तो उनको दिल्ली से भेज दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। जरूरत यह होती है कि लीडरशिप की नजर में आप है कि नहीं, लीडरशिप अगर आपको छत्तीसगढ़ का काम दे रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको मजबूत नेता मानकर ही दे रही है। और अगर अगली बार ठीक है ज्ञानेंद्र, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन दिबांग, एक सेकंड, एक वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट। जी बिल्कुल, ये कुछ ऐसा हो रहा है क्या? वही नहीं, इसको मेरे ख्याल से। और ये देखिए, अगर आप वहाँ से प्रियंका गांधी को हटा लेते हैं, हल्ला हुआ कि उनको वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए, हल्ला हुआ जो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम आपको सीटें नहीं देंगे, तो जाहिर है वो एक तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उनके नाम पर बनाया गया जो उनकी पसंद थी, तो समाजवादी पार्टी का दबाव चल गया है। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के दबाव के तौर पर भी इसको पढ़ा जा सकता है कि अब वहां रही नहीं, अब नहीं, वो खुली खबर थी कि प्रियंका गुट लगातार लगा हुआ है कि बीएसपी के साथ गठबंधन होना चाहिए। राम गोपाल यादव का ये कहना, भाई बीएसपी के साथ जाना है तो जाओ, फिर हमारा पीछा छोड़ो, हम अपने आप लड़ लेंगे। मुझे लगता है कि ये इंडिया वो दबाव की राजनीति काम कर गई। मुझको बिल्कुल लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो दबाव है वो अब कांग्रेस के अंदरूनी फेरबदल में भी दिखाई दे रहा है। और उसकी एक बड़ी खबर यही है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी से बड़ी नेता राहुल गांधी के बाद कोई हो नहीं सकती थी उस पार्टी में। इस समय वो बिना किसी कार्यभार के हैं, जो वो चाहती थी वो उनको नहीं मिला, जो मिला था वो भी उनसे छीन लिया गया। एक और खबर जो बता रहे थे अभय जैनेंद्र कि वो संगठन महासचिव बनना चाह रही थी, लेकिन उस पद पर केसी वेणुगोपाल को बरकरार रखा गया। एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में अगर कांग्रेस के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको ध्यान में रखे बिना अगर मैं प्रियंका गांधी के राजनीतिक प्रदर्शन पर गौर करूं तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उनकी विफलता असाधारण है। 2.3% वोट बैंक रह गया। जब वो केवल अपनी माँ की और अपने भाई की के निर्वाचन क्षेत्रों को देखती थी, उस वक्त ये माना जाता था कि उनके अंदर कोई राजनीतिक जादू है, और जब वो राजनीति में लॉन्च की जाएंगी तो वो एकदम कांग्रेस की किस्मत बदल देगा। वो जादू चलता दिखा। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल वहां कहां गए? नहीं, मैं उससे बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस क्यों जीती है उसका कारण मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ है, और उसमें प्रियंका गांधी उस जीत का कारण नहीं है। मेरी अपनी समझ ये है, मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में गुजारा। जब उनको लॉन्च किया गया तो हम और प्रदीप जी सब यहीं बैठे हुए थे एबीपी के मंच पर, और हम लोग देख रहे थे, पूरा दिन वो चला था कार्यक्रम। हम लोगों ने उसमें किया था, उसमें प्रियंका गांधी ने मुंह भी नहीं खोला उसके अंदर। उन्हें लगा था उत्तर प्रदेश में जाएंगी वो जादू कर देंगी। उत्तर प्रदेश में उनकी विफलता कांग्रेस की विफलता का पर्याय है। प्रियंका गांधी जब उनकी मुट्ठी बंद थी तब वो लाख की थी, जब वो मुट्ठी खुली है तब वो मुट्ठी खाक की दिखाई पड़ रही है। पंजाब उनके हाथ में। समाजवादी पार्टी की बात सुन रही है दिबांग जो कह रहे हैं? जरूर सुन रही होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं जो इंडिया गठबंधन के दबाव में जरूर होंगे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन आप प्रियंका गांधी का व्यक्तिगत जो प्रदर्शन है वो भी तो देखिए। न वो कार्यकर्ताओं को खड़ा कर पाई,
न वो जनता के साथ में किसी किस्म का संपर्क 40% वाला फॉर्मूला भी नहीं चला। कुछ भी नहीं हुआ। 40% महिलाओं को और युवाओं को। हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। पंजाब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पंजाब में बहुत बड़ी ताकत थी। जो कांग्रेस बर्बाद हुई है पंजाब में, उसमें प्रियंका गांधी की प्रमुख भूमिका है। उत्तर प्रदेश में आप कुछ कर नहीं पाई, जो पंजाब में जहां सब कुछ था वहां उसने आपने उसको सिफर कर दिया, जीरो कर दिया। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को कुछ बना दिया जाए बहुत बड़ा, उससे फायदा क्या होगा सिवाय इसके कि राहुल गांधी के मुकाबले थोड़ी बेहतर हिंदी बोल लेती गांधी हैं। परिवार का क्या जो खूबी है, वर्चस्व है कांग्रेस में, और भाई बहन वो अलग अलग उनके अपने आप में गुट भी हैं, प्रियंका के पर काटे जा रहे हैं क्या? नहीं, ये राहुल गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस में और मजबूती से स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। तो मतलब प्रियंका गांधी के पर कटेंगे, निश्चित उसमें निहित है वो। नहीं, वो उसी दिन तय हो गया था जब उत्तर प्रदेश में उनकी जो परफॉर्मेंस आई कि भाई आप कुछ बदलाव नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इतना बड़ा पद दिया गया, 1.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कोई प्रभारी नहीं, अब जाके नियुक्त हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि गंभीरता कितनी है। इसका मतलब परिवार का झगड़ा था, नहीं, मैंने इसीलिए ये फैसला नहीं हो पा रहा था। और प्रियंका गांधी जो अभी जयेंद्र से मैंने यही सवाल, अविनाश पांडे कोई भारी भरकम कद्दावर नेता नहीं है, तो क्या हम ये भी माने कि अब उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन में उसकी अगुवाई कांग्रेस नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी? ये कहना थोड़ा सा मुझे मुश्किल इसलिए लगता है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के संबंध ज्यादा अच्छे हैं अखिलेश और राहुल गांधी की तुलना में। हाँ। तो नहीं, ये कहानी तो बदल गई है। ये पिछले कुछ हफ्तों में कहानी बदली है। ये कहानी तो राजनीति में इस तरह की कहानियां बदलती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है कि पहले कर्नाटक फिर तेलंगाना में जिस तरह से मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, अगर उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो हमारे लिए संकट होगा। तो वो अलायंस चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। अलायंस चाहते हैं अपनी शर्तों पर कि हम जितनी सीटें दें उतने पर कांग्रेस मान जाए। उससे तो वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, राजस्थान पर आते हैं। यशवंत, जो आपका ये ट्रैकर है, जो ये सर्वे है, अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाना, इस आपके आंकड़ों के साथ ये फैसला किस तरह का मेल खा रहा है या खा भी रहा है? ये वैसा ही फैसला है संदीप, जब हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना दिया था और फिर उसके बाद में उत्तराखंड में क्या हुआ वो हमारे आपके सामने। तो कांग्रेस की चीज़ें बहुत ही विचित्र तरीके से चलती हैं और बढ़ती भी हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ के ऊपर असहमत हूँ केवल आंकड़ों को लेकर के, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे एबीपी सी वोटर के ट्रैकर में ही कई बार हम लोग ने इस बात को देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दो नेताओं की जब बात करें तो प्रियंका गांधी का ट्रैक्शन हमेशा से राहुल गांधी से ज़्यादा था जनता के बीच में। लेकिन उनकी लाख रुपए की जो बंद मुट्ठी थी वो भाजपा ने बड़ी ही चतुराई से, और इस बात को विजय त्रिवेदी जी डिकोड करेंगे जो मैं कह रहा हूँ, भाजपा ने बड़ी ही चतुराई से अपने ही स्ट्रेटेजिस्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में खुलवा दिया। जो बंद मुट्ठी थी लाख की वो खुल गई और खाक की। अब कांग्रेस ने क्यों तय किया, भाजपा के भेजे हुए, भाजपा के जाने परखे हुए क्या कहें हम, जिस तरीके से भी आप उन्हें लेना चाहें, लेकिन उन लोगों की बात मान करके मेरा मानना एक राजनीतिक आंकड़ों के हैसियत से भी और राजनीतिक समझ से भी कि प्रियंका गांधी ज़्यादा पोटेंट वेपन थी कांग्रेस के हाथ में। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश के समर में, जहां पे कांग्रेस की कोई दूर दूर तक न भूमिका थी न अवसर था, वहां पे उस बंद मुट्ठी को खुलवा दिया गया। अब ये कांग्रेस के अंदर से हुआ राहुल गांधी को बचाने के लिए, या भाजपा की ओर से हुआ एक पोटेंशियल थ्रेट को नलीफाई करने के लिए, या दोनों का मिला जुला असर था, जो भी था। नहीं, राजस्थान से मैं अब राजस्थान पर वापस लौट रहा हूं यशवंत। राजस्थान से सचिन पायलट को दूर कर देना, एक वो युवा गुज्जर समाज के वो बड़े नेता भी हैं, जातीय समीकरण भी देखिए कड़वी हकीकत है, उसके क्या असरात होंगे, या ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं ये और मुकम्मल होता दिखाई देगा? देखिए राजस्थान, मैं इसका जवाब एक ही है। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट उतने ही लोकप्रिय हैं जितना कि राजस्थान में भूपेश बघेल लोकप्रिय हैं। इन आंकड़ों का, इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है।
जिन जगह पे जहां सचिन, अगर कांग्रेस गंभीर थी अभी राजस्थान को लेकर के ही, तो इस फेरबदल के बाद में अगले 5 साल के लिए सचिन पायलट को रिगार्डलेस की वो लोकसभा में क्या नतीजे आते हैं, पूरी तरह से चार्ज दे करके उन्हें राजस्थान का जिम्मा देना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट क्या कर लेंगे, इसके कोई अर्थ नहीं है। और सचिन पायलट की जाति के कोई वोटर नहीं है छत्तीसगढ़ में जिससे उसके मायने निकाले जा सकें। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें, एक मोहन प्रकाश जी को छोड़ करके अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा उसमें नहीं लगता कि भाई बड़ा संजीदा व्यक्ति कोई गया है जो किसी भी तरीके का कुछ बड़ा असर कम से कम अलायंस में चीज़ों को सामने सहेजने में किसी तरीके से कोई कर पाए। तो ये घूम फिर के बात वहीं पे आ जाएगी कि जिन इलाकों में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, जब तक वहां पर कांग्रेस का उभार वापस नहीं होता तब तक मुझे लगता नहीं कि 24 के उसमें इंडिया अलायंस कांग्रेस वो के साथ उभार नहीं दिख रहा है। आपको जोड़ना चाह रहे थे अभी। मैं छोटी सी बात ही जोड़ना चाहता, अभी ये बात कोई रहस्य नहीं रहेगा, ये है कि राजस्थान में गूजरों ने किसको वोट दिया। हम सब लोगों को पता है कि राजस्थान में गूजरों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऐसे में सचिन पायलट की क्या छवि आला कमान के सामने या राजस्थान के नेतृत्व के सामने। हम लोग कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत की बात अभी भी मानी जा रही है, तो अशोक गहलोत की बात मानी जाए या ना मानी जाए, सचिन पायलट का जो अपनी छवि थी कि गुजर वोट उनके कहने पे वोट देते हैं, तो कुछ गुजर वोट तो कांग्रेस को मिलने चाहिए थे, भले ही पूरे नहीं मिलते। तो जब पूरी तरह गुजर वोटों में कांग्रेस का सफाया हो गया और सचिन पायलट गुजरों के वहाँ सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस के भी वो नंबर 2 के नेता हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका वहाँ से दूसरी बात यह है, जो उनके साथ हुआ वो ठीक ही हुआ। दूसरी बात यह है कि उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया है। मुझे ये नहीं बात समझ में आती, मुझे लगता है किसी दूसरे प्रदेश का नेता जब किसी दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है संगठन का कामकाज देखने के लिए, तो उसको उसकी राजनीतिक प्रबंधन की क्षमता को ध्यान में रख के भेजा जाता होगा, मेरा मानना यह है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जरूरी नहीं उसका कोई सामाजिक आधार हो या कोई उस प्रदेश में वो एक करिश्माई शख्सियत की तरह वहाँ पर जाए, लोकप्रिय नेता की तरह जाए। तो राजनीतिक प्रबंधन, अब सचिन पायलट की राजनीतिक प्रबंधन की क्षमताएं क्या हैं? राजस्थान में अगर उसका रिकॉर्ड देखें, वो राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ऐसा माना जाता था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीता गया, तो उनके ही विधायक जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया होगा बहुतों को, वो सब धीरे धीरे उनका साथ छोड़कर चले गए राजनीतिक बड़े क्रुशियल मौके पर चले गए। सचिन पायलट करो या मरो की स्थिति थी तब छोड़ गए। देखिए, सचिन पायलट ना तो गुजरों के नेता अपने आप को साबित कर पाए, ना ही अच्छा राजनीतिक प्रबंधक साबित कर पाए। ऐसे में वो राजस्थान में क्या योगदान देंगे और छत्तीसगढ़ में क्या योगदान देंगे, इस पर गौर किया जा सकता है। मनीष, आपको जोड़ना चाहेंगे एक सेकंड मनीष, क्योंकि वो जमीन की थाल लेते रहते हैं वहां पर। जी बिल्कुल संदीप, अभय जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने जो बात कही वो अपनी जगह अक्षरशः सच है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे तब राजस्थान में 11 कांग्रेस के ऐसे विधायक थे जो उन्हीं की जाति यानी गुर्जर समुदाय से थे। इस बार गुर्जर समुदाय को यह संदेश साफ था क्योंकि कांग्रेस ने अपना नेता घोषित नहीं किया, अघोषित रूप से अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार दिख रहे थे। ऐसे में गुर्जर समुदाय ने अगर कांग्रेस का दामन छोड़ा तो उसके लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट ने कभी भी गुर्जरों को यह नहीं कहा कि आप वोट दीजिए या वोट मत दीजिए। लेकिन चूंकि आजकल का वोटर जैसे हर कौम में होता है, तो संभवतः गुर्जर समुदाय ने भी इस चीज को महसूस किया कि सचिन पायलट के लिए अब राजस्थान में कोई जगह नहीं दिख रही। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वो पूरा समुदाय छिटक कर बीजेपी की झोली में चला गया, क्योंकि जब उनको अपना नेता नहीं दिखा तो उन्होंने यही राहत समझी कि बीजेपी का साथ दिया जाए। शायद अभय जी भी मेरी बात से सहमत होंगे संदीप। बिल्कुल, पर अब यहाँ छोटी सी बात ये कहूंगा कि सचिन पायलट नेता तो कांग्रेस के थे, उन्होंने गुजरों से क्यों नहीं कहा कि वो कांग्रेस को वोट दें भाई? चलिए, अब वो तो बीत गई, अब वो कहानी बीत गई, अब तो जयपुर से गुजरों का रायपुर क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब इन राज्यों में एक और तस्वीर जो सामने आ रही है, अगर हम तेलंगाना को छोड़ दें, वहां पर तो चलिए सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई नहीं है, लेकिन 161 सीटें पिछली बार जहां सीधी टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस में, और उसमें राजस्थान भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, 147 जीत गई थी बीजेपी। आपको लगता है कि उस लड़ाई में जो वो 91% का सक्सेस रेट है बीजेपी का, उसमें जब तक सेंधमारी नहीं होगी तब तक कांग्रेस का भी पुनरुत्थान या रिसर्जेंस नहीं होती दिखेगी?
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विजय, क्या उस राह पर जाती दिख रही है या ये आंकड़े उस ओर कुछ इशारा कर भी रहे हैं? ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि वो 91% से शायद 92-93% हो जाए स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद जो संगठन में फेरबदल की गई है, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जिसको हम लोग हमेशा कहते रहे कि भाई कांग्रेस जो है बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। इलेक्शंस के वक्त हम कह रहे थे कि छत्रप जो है उनकी सुनवाई होती है। अब ये डेमोक्रेसी बहुत आगे बढ़ गई है कि जो हार गए उनके बाद भी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अशोक गहलोत के आगे नतमस्तक है। और उन्होंने सचिन पायलट को वहां भेज दिया। अभय जी की बात से मैं सहमत हूं कि वो राजनीतिक प्रबंधन के लिए वहां भेजा गया है, लेकिन क्या सचिन पायलट की जरूरत छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रबंधन के लिए है या राजस्थान को फिर से खड़ा करने के लिए एक जो नया नेतृत्व या युवा नेतृत्व चाहिए था उसके लिए? अब तो कह सकते थे कि भाई अशोक गहलोत जी को कि प्रभु अब आप विदा हुई। क्या यहाँ पर राहुल गांधी की स्टैंप अथॉरिटी को असर्ट करने की भी कोशिश है? छोटा सा जवाब चाहूंगा। मुझे लगता है कि देखिए, आप ये जो बदलाव हुआ है उसमें ये समझने वाली बात है कि सचिन पायलट अगर वहाँ जा रहे हैं तो ये साफ है कि वो उनको इतनी भी जगह नहीं देना चाहते कि आप दौसा और उसके आसपास ही कुछ सीट संभालो, जो कि एक स्वाभाविक बात होनी चाहिए थी। आप दौसा और आसपास संभालिए, यानी इतनी ज़्यादा फोर्सफुली अशोक गहलोत को मानना जा रहा है वहाँ पर कि उन्होंने उनको राज्य से बाहर कर दिया। आप उनको कह देते भाई आप 2 सीटें संभालिए और छोड़िए बाकी सब, वो नहीं करने केंद्र तो ये साफ दिखाई। जो आला कमान है वहां से क्या संदेश जा रहा है? अब ये राहुल गांधी की अथॉरिटी की भाई एक ही कैंप होना चाहिए, 2 कैंपों की भी खबर आम हो गई थी। राहुल गांधी का एक कैंप है, एक प्रियंका गांधी का कैंप। बिल्कुल, अगर आप वैसे देखना चाहें तो वही है, पर उसमें मैं ये कह रहा हूं भाई बहन हैं, अगर वो आपस में अपनी असर्शंस के लिए पार्टी को इस तरह से दो फाड़ करें तो बाकी नेताओं का क्या हाल होगा? यानी आप अपने घर को नहीं एक रख पा रहे हैं तो आप आगे बाहर घर का दरवाजा खोल के बाहर कहां निकल के जाएंगे? कांग्रेस के अंदर खाने से बदलाव तो किए गए, बड़े बदलाव के संकेत भी हम कहने को कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ सकारात्मक बातें या कुछ मजबूती के संदेश भी दिख रहे हैं क्या? ये भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है जिसे अभी आने वाले दिनों में हम और ट्रैक करेंगे।